तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम का सेकंड पार्ट। इसमें हम बताएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके यूज केसेस क्या हैं और किस तरीके से ये हमें हमारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ नोटेशंस होते हैं, जैसे बिग नोटेशन, थीटा नोटेशंस और ओमेगा नोटेशंस। तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, हम इसको स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, सो डैट हम इस चीज़ को रिवाइज कर पाएँ और इस चीज़ को कोरिलेट कर पाएँ इस चीज़ से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एल्गोरिथम में आपको पता था एल्गोरिथम क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गोरिथम के क्या है, एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, एल्गोरिथम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है फ्लो चार्ट में, सूडो कोड में, रियल लाइफ एग्जांपल्स में क्या क्या आता है। ओके, तो अब बारी आती है हमारे पार्ट टू की। पार्ट टू में हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो इसमें हमारे पास तीन नोटेशन बेसिकली आते हैं: बिगो नोटेशन, थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन। अभी के लिए आप समझ लीजिए ये सिर्फ एक नोटेशन है। नोटेशन का मतलब का मतलब एक रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब लेट्स सपोज, सो ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज है। तो मान लीजिए अगर कोई प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं, तो रन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है इसका मतलब नहीं है कि 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल रहे हैं। नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स नम लाइक नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन, लाइक नम कितने ऑपरेशंस हमें करने पड़ रहे हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। तो उस टाइम को बता सकते हैं हम कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। सो सपोज करो कि अगर आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर आपको 10 में से एक स्टूडेंट को फाइंड करना है, तो आपको टाइम कितना लगेगा? मतलब आपको इजी है, just जाओगे ढूंढोगे पता चल जाएगा आपको। बट अगर उसी काम को एक स्टूडेंट को ढूंढना है आपको 10,000 स्टूडेंटों के बीच में, तो आपको इसमें मोर टाइम लगेगा। तो इसमें टाइम जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी मैटर्स करती है, मतलब बढ़ जाएगी। ओके। सो इसी चीज़ को हम एक एल्गोरिथम के फॉर्म में, एल्गोरिथम के केस में देखेंगे कि किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काम करती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, टाइम बट नॉट इन द मेजर ऑफ सेकेंड और मिनट्स, बट इन द लाइक नंबर ऑफ स्टेप्स और बेसिक ऑपरेशंस वी आर डूइंग। ओके, तो इस फॉर्म में हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ केसेस के क्या हो सकते हैं। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल रहे हैं, तो किसी काम को करने का सबसे सिंपल अप्रोच क्या हो सकती है? मान लीजिए एक रूम में 10 लोग हैं, और आप जैसे ही रूम में एंटर किए, आप जिसको ढूंढने आए वो आपके सामने खड़ा है। ठीक है। और दूसरे केस में मान लो आप ढूंढने गए किसी रूम में एक बंदे को जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बट जैसे ही तुम थोड़ा सा अंदर गए बीच सेंटर में, तो आपको पता चल जाता है कि बंदा जिसको ढूंढने गए वो मिल गया आपको। फर्स्ट केस में आपने सबको ढूंढा एक एक करके, लास्ट में जाके मिलता है, तो हमारा क्या हो जाता है, वर्स्ट केस हो जाता है। तो इसी केस में बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस होता है। तो मिनिमम टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने में, वो बेस्ट केस हो गया। मतलब लाइक फर्स्ट पोजीशन पे कोई एलिमेंट हमें मिल जाता है। एवरेज केस मतलब मिडिल में मिल जा रहा है, मतलब दो चार सर्च करने के बाद। वर्स्ट केस मतलब सबसे एंड में। मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके सबसे टॉप नंबर आते हैं, मतलब बेस्ट केस। एवरेज और वर्स्ट केस मतलब 0 नंबर। कुछ भी कह सकते हो, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है: बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। ओके। तो इसको याद करने के लिए आपको बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट का मेमोरी ट्रिक बना सकते हो। इट्स नॉट अ मेमोरी ट्रिक, बट बना सकते हो आप। ठीक है। वैसे भी आपको नॉर्मली याद ही होता है, 3 अप्रोच होती हैं: सबसे अच्छा, सबसे बेकार और बीच का। खत्म। अब आती बारी आती है नोटेशंस की। तो नोटेशंस में हमारे पास तीन नोटेशन होते हैं इन तीनों केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिगो नोटेशन होता है हमारे पास वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। हिटेड नोटेशन होता है हमारे पास एवरेज केस को नोटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। और ओमेगा नोटेशन होता है हमारा बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मिनिमम टाइम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बिगो नोटेशन मतलब ओ है बट बिग ओ है, बिग।
मतलब कैपिटल लेटर में ला बिग, तो इसको बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। थीटा आपको पता ही है, ओमेगा आप जानते ही हो। ओके। तो मैक्सिमम टाइम इन एल्गोरिथम कैन टेक, सबसे ज़्यादा टाइम जिस एल्गोरिथम को लग रहा है वो बिग नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको हम, ठीक है, पर बाउंड। थीटा नोटेशन है मतलब एवरेज टाइम एल्गोरिथम लेकर रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ओमेगा मीन्स लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं हम बेस्ट केस। सो बिगो मीन्स वर्स्ट केस, थीटा इज एवरेज केस, ओमेगा इज बेस्ट केस। ये थोड़ा सा याद रखिए, इसी बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और आपको अगर थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। अब थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग आती है तो आप इस कोड को देख के समझ जाओगे। फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करके दिखाते हैं। कैसे? सिंगल लूप है, सिंगल लूप में मतलब फोर लूप अगर आपने पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा है तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ। फोर मतलब हमें कोई एक काम को बार बार करना है, कितनी बार, कहाँ से स्टार्ट करना है, आई इक्वल टू वन, वन से स्टार्ट करना है, कितनी बार तक करना है, एन टाइम्स। एन की जगह फाइव फोर थ्री टू कुछ भी ले सकते हो, मतलब चार बार काम करना है, पांच बार करना है, दो बार करना है। एंड आई प्लस प्लस मतलब हमें इस रेट को बढ़ाना है, किस रेट से, आई प्लस प्लस से। तो एक पहला आई इक्वल टू बन गया, इसमें कुछ काम किया उसने, फिर आई इक्वल टू टू गया, इसमें काम किया, आई इक्वल टू थ्री गया, इसमें काम किया। तो मतलब एक एक करके अगर जाएंगे तो कितनी बार जाएंगे, एन बार, क्योंकि एन नंबर है टोटल। तो इसका नोटेशन हमारा मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है, ऑर्डर ऑफ एन। ओके। नेस्टेड लूप है, मतलब एक के अंदर एक है, मतलब आपको पहले ये काम करना पड़ेगा, एक के लिए ये पूरा काम करना पड़ेगा, इसके लिए फिर दूसरा काम करना पड़ेगा, मतलब अंदर का ही टास्क आपका एन बार चलेगा। फिर वो दोबारा से अ, हर एक बाहर वाले एलिमेंट के लिए अंदर वाला टास्क चलेगा। तो मतलब हो गया एन इंटू एन, सो इज एन स्क्वायर हो जाता है। आई स्क्वायर आई इंटू टू, सॉरी। अब आप सेम स्टेटमेंट पहले वाले पहले पहले जैसा ही है, बट इसमें हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे एक एक करके बढ़ा रहे थे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। मतलब वन इंटू टू, टू हो जाएगा, फिर टू इंटू टू फोर हो जाएगा, फोर इंटू टू एट हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ लॉगरिथमिक की तरह से बढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब जा रहे हैं। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारा लॉग एन हो जाएगा। यहाँ आई बाई टू कर रहे हैं, ठीक है। सो आई बाई टू करो या आई मल्टीप्लाई बाई टू करो, बोथ केस में हमारा लॉग ऑफ एन आएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी होती है, और उसका नेचर क्या होता है, और उसके एग्जांपल्स क्या क्या है। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए, मतलब आप जैसे मिनिमम टाइम लिया, आपने पहला एलिमेंट देखा और वो मिल गया आपको, तो वो होता है पहली बार में मिल जाए, ऑर्डर ऑफ वन, कांस्टेंट। ठीक है। ये हमारा एक्सेस, एरे को एक्सेस करने में, स्टैक को पुश करने में होता है। लेट्स सपोज आपके पास कोई एक एरे है, और एरे में आपको अगर समझो कि ए ऑफ जीरो, अगर आपको पहला एलिमेंट फाइंड करना है या कोई भी एलिमेंट फाइंड करना है, उसका अगर इंडेक्स नंबर पता है तो आप उसको ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में एक्सेस कर सकते हो। बाइनरी सर्च, ये ये सारे टॉपिक हम बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सेक्शन सॉर्ट, एवरीथिंग वी विल लाइक कवर इन लेटर चैप्टर्स पर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ टू की पावर एन, ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल। तो अगर हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अगर ऑर्डर देखना चाहते हो आप, तो ऑर्डर इस तरीके से होता है, सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लॉग एन हो जाती है, उसके बाद एन होती है, उसके बाद एन लॉग एन होती है, और एन स्क्वायर, टू की पावर एन, और एन फैक्टोरियल। ये इसको डीप में अगर समझना है तो मेरा लेक्चर अभी रिलीज होगा, डीप में एल्गोरिथम का पूरा पूरा लेक्चर है, उसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। अगर आपको ये किस तरीके से ऑर्डर ऑफ वन हो रहा है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ, फॉर एग्जाम, आपको अभी ये याद रखना है कि इसका ऑर्डर इस तरीके से होगा। याद क्यों रखना है? क्योंकि इसको समझने के लिए तो आपके पास टाइम चाहिए, टाइम के लिए आपके पास हर चीज़ को कवर करना है, तो टाइम हमारे पास कम है, इसीलिए आप अभी ये याद ध्यान रखिए कि इस तरीके से ऑर्डर रहता है। और अगर आपसे पूछ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ वन और ऑर्डर ऑफ लॉग एन में सबसे छोटा कौन सा है, मतलब बेस्ट केस कौन सा है, ये अगर इसमें और इसमें आपसे पूछ ली जाता है तो आपको बताना ही है। ओके। एक कंपैरिजन कर लेते हैं। बिगो नोटेशन वर्स्ट केस में आता है, थीटा नोटेशन एवरेज केस का आता है, और ओमेगा नोटेशन ये बेस्ट केस आता है। तो अगर हम एक
इक्वेशन एक फॉर्म में ले लेते हैं, तो हमेशा जब भी हम ऐड करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल वाला होता है उसी को हम, वो भी हमारे टाइम कॉम्प्लिकेट बन जाती है, क्योंकि प्लस करने में अब यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम जो जिसकी जो डेफिनेशन है वो किससे चेंज हो रही है, एन स्क्वायर से चेंज हो रही है। यहाँ पे जो मैक्सिमम चेंज हो रही है किससे हो रही है, एन से हो रही है। यहाँ पे भी एन से हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका मैक्सिमम निकाला जाए तो एन स्क्वायर हो जाएगा, मिनिमम निकाला जाए तो इसका एन हो जाएगा, एवरेज निकाला जाए तब भी एन होगा इसका। इसका मिनिमम मैक्सिमम में सारा एन ही रहेगा, थीटा ऑफ एन। ठीक है। इसका अगर मिनिमम मैक्सिमम और अवर बाउंड निकाला जाएगा तब भी एन ही आएगा। तो हमने यहाँ पर लोअर बाउंड को यहाँ पर डिपेंड कर दिया है, यहाँ पर थीटा को डिपेंड कर दिया है, और यहाँ पे अपन ने अपर बाउंड को डिपेंड कर दिया है। ओके। So we ignore constant and lower order terms. Time complexity depend on input size, not on the machine. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली डिपेंड करती है इनपुट साइज पे। इनपुट साइज बोले तो क्या आपका इनपुट जा रहा है, लेट सपोज हमने यहीं पे देखा कि इनपुट क्या है, एन एन इनपुट है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एन 2 बार आ रहा है मतलब एन स्क्वायर, तो उस पर डिपेंड करती है। सो बेसिकली अब सबसे कम जिसमें टाइम लगता है वो हमारी बेस्ट एल्गोरिथम होती है। तो लोअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स बेटर एफिशिएंसी। ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको बस इतना ही पढ़ना है, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आई विल अटैच अ लाइक create a new video for the time complexity particular in detailed, and you can refer this. Okay, so अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़रूरी क्यों होती है। हम एक एल्गोरिथम, अब लेट सपोज कि हमने बहुत सारी एल्गोरिथम डिजाइन कर ली है, मतलब कि मैंने 4 स्टूडेंट्स को दिया, 4 स्टूडेंट्स से अपनी अपनी एल्गोरिथम बनाई। अब हम चेक करेंगे किसकी एल्गोरिथम कम टाइम ले रही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का केस यहीं पे आता है कि अगर आपको बेस्ट सॉल्यूशन देखना है कि किसकी एल्गोरिथम बेस्ट है, किसकी एल्गोरिथम कम समय में सारे ऑपरेशंस को कर रही है, तो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर्स करता है। जिससे जिसका बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा मीन्स कम समय में चीज़ें करेंगे, मीन्स फास्ट सॉल्यूशन मिलेगा हमें। और इसी से क्या होगा, हमारा एजुकेशन टाइम भी सेव हो जाएगा। सेव कैसे हो जाएगा, मतलब मान लो पहले कोई प्रोग्राम किसी भी काम को करने में 2 मिनट लगा रहा था, अब नई एल्गोरिथम आई, वो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया, तो वही एजुकेशन टाइम उसका कंप्यूटर प्रोग्राम में कम हो जाता है। तो मतलब बचेगा, मतलब 2 मिनट की जगह अब 1 सेकेंड लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है, और बेटर परफॉर्मेंस। ओके। बेस्ट केस बता ही दिया मैंने आपको, एवरेज केस ही बता दिया, वर्स्ट केस ही बता दिया। दैट्स इट। ओके। तो ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, वो आप याद कर लेना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा मेमोरी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको थोड़ा रट लेना, या फिर आपको थोड़ा सा अगर डीप में जाना है तो मेरा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं। बीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, ये भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इस तरीके से अपने आप को, आई मीन टू से लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मैं अभी आपको बता सकता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर्स कैसे करते हैं बताइए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही क्या है। मेमोरी ना, बिल्कुल नहीं। वायरस अटैक बिल्कुल नहीं। सीपीयू टेम्परेचर बिल्कुल नहीं। सो हमारा मतलब है एजुकेशन स्पीड ऑफ एल्गोरिथम। एजुकेशन स्पीड मतलब कितना टाइम ले रही है एल्गोरिथम किसी काम को करने में, किसी काम को कंप्लीट करने में। बिगर नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस और मेमोरी। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, बिग नोटेशन वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैंने थीटा नोटेशन, आपको बताया एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है। तो यही सारे क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट मींस लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही अगर आपकी क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर दोगे, आपको वहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा। ओमेगा रोटेशन आपको पता ही बेस्ट केस होता है। ये चीज़ें फास्ट है, फास्टेस्ट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें से फास्टेस्ट कौन सा होगा, ऑर्डर ऑफ 1 एन स्क्वायर टू की पावर एन। तो अगर आप सिंपली अगर आपको चेक करना है तो कोई वैल्यू लिख लेके देख लिया करो, जैसे 1 ले लिया, 2 ले, जैसे अभी मैं एन की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो 1 ये भी ऑर्डर ऑफ बनाएगा, ये 1 स्क्वायर बनाएगा, ये 2 की पावर बनाएगा तो बनाएगा, तो ये सबसे लास्ट में तो ये वैसे चला गया, तो ये तो हमारा है नहीं फास्टेस्ट। अब 2 रख के देख लेते हैं, इसका चेंज होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ऑर्डर ऑफ 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 4, तो
ये दोनों ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इसमें 3 रख दो, 4 रख दो, बचा यही अकेला, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। ये काइंड ऑफ शॉर्टकट है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा बेसिक डिटेल्ड में जाओगे तब आपको इस चीज़ों का मतलब आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस में हमेशा कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो बेसिकली इसको तोड़ के करिए। मतलब आपको नहीं पता इनकी वैल्यू क्या है, बट स्टार्ट करिए 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर लूप आई इक्वल टू जीरो से लेके एन तक आई प्लस प्लस। अब मैंने बताया कि आई इक्वल टू जीरो से लेके चल रहा है और एन तक चलेगा और एक एक वैल्यू बढ़ रही है, मतलब हर हर केस में आई चलने वाला है। आई इक्वल टू जीरो चलेगा, फिर एक बढ़ेगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 चलेगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 चलेगा, 3 हो जाएगी, 3 चलेगा। मतलब कितनी बार चलेगा ये? तब तक जब तक एन ना हो जाए। आई वैल्यू एन चलेगा तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा इसका। अगर यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह आई बाई टू कर देते, मतलब हर बार 2 कम चलेगा, तो फिर वो लॉग एन हो जाता है। या आई इंटू टू कर देते तब भी लॉग एन हो जाता है। ओके। या आई इंटू आई कर देते तो एन स्क्वायर बन जाता है। नेस्टेड लूप कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसमें बताइए नेस्टेड लूप कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है। नेस्टेड लूप का मतलब होता है एक लूप के अंदर एक लूप और हो जाए। मतलब बाहर वाला लूप एन बार चलेगी चलेगा, अंदर वाला लूप भी एन बार चलेगा, हर एक वैल्यू के लिए, बाहर की एक वैल्यू के लिए। तो एन तो इससे क्या होगा, एन स्क्वायर। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स। मैंने ये यहाँ पे डिस्कस भी किया है इसको, आप अगर आप देखना चाहो तो ये रहा नेस्टेड लूप। तो आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, वो क्वेश्चन सारे आपके यहीं से आने वाले हैं। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विच नोटेशन शो लोअर बाउंड। अब सबसे लोअर बाउंड कौन सा नोटेशन शो करता है? अभी मैंने बताया बिग, 3 नोटेशंस होते हैं, बिग, थीटा और ओमेगा। सिग्मा तो होते ही नहीं है। तो सबसे लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करता है ओमेगा नोटेशन। ओके। बिग, बिग ओ नाम से समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा वाला। थीटा मतलब एवरेज, ओमेगा मतलब लोअर। विच नोटेशन शो अपर बाउंड। अब अपर बाउंड कौन शो करता है, बिग ओ नोटेशन। ओके। विच कॉम्प्लेक्सिटी इज स्लोएस्ट। अब सबसे स्लोएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी है, बताइए। अब स्लोएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कम समय में किसी काम को कर देना। स्लोएस्ट का मतलब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया। अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ोगे, विच कॉम्प्लेक्सिटी इज स्लोएस्ट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत कम समय, मतलब बहुत काइंड ऑफ लाइक टाइम ज़्यादा ले रही है लेकिन आउटपुट जीरो आ रहा है, दैट्स काइंड ऑफ थिंग। तो इस केस में हम देखेंगे ऑर्डर वन, मतलब बहुत जल्दी स्पीड से हो जा रहा है। ये उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो मुझे बताइए कि अगर अगला टॉपिक्स क्या आपको पढ़ना चाहते हो। मैं तो अपनी सीरीज में चल ही रहा हूँ, बट अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक्स पहले कवर करना है या फिर पहले उसको डील करना है इंटरव्यू एग्जाम पर पर्सपेक्टिव से, तो हम उस टॉपिक पे कवर कर सकते हैं। ओके। तो आप बताइए, आई विल ऐड मोर थिंग्स लाइक, जैसे जैसे आप बताते जाओगे हम ऐड करते जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।